Hi, I am Himank and I am your photography course trainer। अब हम चैप्टर 3 पे आ चुके हैं जहाँ पे हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन के बारे में। अब कॉम्पोजिशन क्या होता है, ये किस तरह से हमारी फ़ोटोग्राफी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो आप लोगों ने सुना होगा अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। अब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप अपना मैसेज पिक्चर्स के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्रेस या कन्वे कर सकते हैं और कॉम्पोजिशन टेक्निक्स आपकी उसी मैसेज को आसानी से डिलीवर करने में हेल्प करती हैं। वैसे तो कॉम्पोजिशन के बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बट कोई भी टेक्निक ना कंपलसरी नहीं है। ये जस्ट एक तरह से प्रूवन गाइडलाइंस हैं जो आपकी हेल्प करेंगी। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये एक तरह के शॉर्टकट टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपने कंपोजिशन को और अच्छा बना सकते हैं। इवन प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी यही टेक्निक्स यूज़ करते हैं और ये टेक्निक सीखनी बहुत ज़्यादा सिंपल है और मैंने इस चैप्टर में उसको और ज़्यादा आसानी से समझाने की कोशिश करी है। जिस तरीके से मैंने सीखी है ना, जिस तरीके से एक दोस्त अपने दोस्त को सिखाता है, मैंने उस तरीके से आपको ये कंपोजिशन का लेसन दिया है। तो आप कोई भी फील्ड ले लो, जैसे आर्ट्स या फिर म्यूज़िक, तो वहाँ पे कॉम्पोजिशन का मीनिंग होता है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका आप यूज़ कर रहे हो उनको सबसे अच्छे तरीके से अरेंज करना, ताकि जो आपका आउटकम हो ना वो बहुत अच्छा हो। जो फोटोग्राफी होती है ना, उसमें कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि आप किस तरह से अपने सब्जेक्ट की फ़ोटोग्राफ लोगे, या आपका सब्जेक्ट फोकस में होगा या नहीं। जितने भी क्रिएटिव डिसीजंस होते हैं ना, जैसे आपका सब्जेक्ट फ्रेम के किस एरिया में होगा, ये टाइप के जितने भी क्रिएटिव डिसीजंस होंगे वो सब आप कॉम्पोजिशन के टाइम ही लेते हो। अब आप कॉम्पोजिशन फ़ोटोज़ क्लिक करते टाइम भी कर सकते हो या फिर बाद में पोस्ट एडिटिंग में भी कर सकते हो। बट जो मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा ये दोनों तरीके से काम आएंगी, चाहे आप वो पोस्ट एडिटिंग में यूज़ करो या फ़ोटोज़ को क्लिक करते टाइम यूज़ करो। सो हमारा जो कॉम्पोजिशन होता है ना यार, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे हम फोटोग्राफर की तरह देखना, सोचना और समझना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कॉम्पोजिशन में कुछ टेक्निक्स होती हैं, तो इस कोर्स में हम ये 5 टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही जानेंगे कि इन टेक्निक्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो हम चलते हैं हमारी फर्स्ट टेक्निक की तरफ, जो है द रूल ऑफ थर्ड। अब रूल ऑफ थर्ड ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें हम हमारी इमेज को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 2 वर्टिकल लाइंस। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। तो अब आप देख सकते हो कि मेरी जो इमेज है इसको मैंने 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा ये डियर है, ये हमारे ये नीचे वाले 6 पार्ट्स में है और जो उसका हाईलाइटिंग फीचर है हमारे सब्जेक्ट का, यानी उसके हॉर्न्स, ये हमारे जो ऊपर वाला एक पार्ट है वहाँ पे है। तो अब ये फ़ोटो अच्छे से कंपोज्ड है और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो वहाँ पे हो जहाँ पे ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो। एक और एग्जांपल देता हूँ, ये हमारी लैंडस्केप फ़ोटो है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये देखने में तो सिंपल फ़ोटो है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी लग रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ भी मैंने रूल ऑफ थर्ड का यूज़ किया। अब आप देख सकते हो कि जो मेरा सब्जेक्ट है, यानी मेरे कार का मिरर एंड ऑल्सो ये ट्री, ये मेरे 9 पार्ट्स में राइट साइड वाले 3 पार्ट्स में है। और इसको ही कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, थोड़ी सी सिमेट्री के लिए, यहाँ पे जो ज़्यादा लंबे ट्रीज़ हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हैं और जो सेंटर पार्ट है हमारा, यहाँ पे हमारे ट्रीज़ धीरे धीरे से कम होते जा रहे हैं और यहीं से मेरे माउंटेन रेंज भी स्टार्ट हो गई है, इसलिए फोटोग्राफ देखने में इतनी अच्छी लग रही है। अब चलते हैं हमारे सेकंड टेक्निक की तरफ, जो है फिल द फ्रेम केयरफुली। अब यहाँ पे आप 2 फोटोज़ देख रहे हो। जो हमारी पहली फ़ोटोग्राफ है वो एक टाइगर की है एंड दूसरी फ़ोटो में मैं बेसिकली रेड कार दिखाना चाहता हूँ, बट उसके साथ यहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं। तो आप देखो कि जहाँ पे मैंने रेड सर्कल लगाया है यहाँ पे बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, यानी नेगेटिव स्पेस है, और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है आपकी फ़ोटोग्राफ के लिए। तो कोई भी अगर आपकी इमेज को देखेगा ना,
उसको सब्जेक्ट से पहले ये नेगेटिव इमेज पे ध्यान जाएगा। सेम इस सेकंड फोटोग्राफ में अभी हम दिखाना चाहते हैं लोगों को रेड कार, बट लोगों को वाइट और ग्रे एंड साथ में ये वाली ब्लैक कार भी दिख रही है। तो अब इसको किस तरह से हटाया जाए? इसके लिए हम अपने फ्रेम को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास अनवांटेड थिंग्स हैं या फिर कोई डिस्ट्रैक्टिंग थिंग्स है या फिर एम्प्टी स्पेस है, हम उसको कम से कम अपनी फ़ोटोग्राफ में यूज़ करें। जैसे कि यहाँ पे सिंपल सा है, मैंने सिर्फ रेड कार पे फोकस किया है, तो अभी जिसको भी मैं दिखाना चाहता हूँ उसको पता है कि मैं उसको सिर्फ रेड कार ही दिखाना चाहता हूँ। और सेकंड फोटोग्राफ में जितना भी ये नेगेटिव स्पेस था ना, एम्प्टी स्पेस था, मैंने इसको रिमूव कर दिया है। अब कोई भी मेरी फ़ोटोग्राफ देखेगा तो उसको पता होगा कि मैं उसको वाइट टाइगर दिखाना चाहता हूँ, उसका ध्यान मेरे सब्जेक्ट पे जाएगा। और साथ ही अगर आप रूल ऑफ थर्ड देखो तो वो भी सेंटर पार्ट में मेरे टाइगर का फेस है, वाटर बॉडी नीचे वाले 3 पार्ट्स में है और बाकी का जितना भी फ्रेम में सब कुछ है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मेरे टाइगर को। इस तरह से हम अपने फ्रेम को अच्छे से केयरफुली फिल करें तो उससे हमारी फ़ोटोग्राफ कम डिस्ट्रैक्टिंग लगेगी। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जो है सिंप्लीफाई एंड फोकस। तो मैंने आपको मेरे लास्ट पॉइंट में बताया था कि हमें अपने फ्रेम को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि वहाँ पे नेगेटिव स्पेस या अनवांटेड थिंग्स नहीं हो। उसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमें अपनी पिक्चर या इमेज को जितना हो सके उतना सिंपल रखना है, ताकि जो भी हमारी फ़ोटोग्राफ को देख रहे हैं ना वो आसानी से उस सब्जेक्ट को या फिर उस फोटोग्राफ के मैसेज को समझ सके जो हम उसे दिखाना चाहते हैं। एक बहुत भरा हुआ फ्रेम या फिर बहुत कुछ अनवांटेड अगर फ्रेम में हो रहा हो, जैसा कि इस पहली फ़ोटोग्राफ में है कि हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल भी क्लीन नहीं है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे एक डॉल है, एक और गर्ल है, एक कोई आदमी है, तो ये फ़ोटोग्राफ अच्छी नहीं लग रही। आप साथ ही इस सेकंड फ़ोटोग्राफ में देख सकते हो कि इसमें सिर्फ हमारा सब्जेक्ट है और बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन है। इस तरह से जो भी हमारी फ़ोटोग्राफ देख रहा होगा उसको पता होगा कि सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट को हमेशा फोकस में ही रहना चाहिए। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमें यहाँ पे दिखाना था कि एक लड़की जो आइसक्रीम खा रही है, बट यहाँ पे बहुत कुछ है, यहाँ पे ग्लास है, एम्प्टी ग्लास है, तो ये फ़ोटोग्राफ देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। और साथ ही अगर हम एक एंगल से वो फ़ोटोग्राफ अच्छे करें या उसको सिंप्लीफाई कर दें और हमारे सब्जेक्ट को फोकस में रखें, तो आप साइड में देख सकते हो कि ये फ़ोटोग्राफ कितनी अच्छी लग रही है। यही रूल होता है हमारे पास सिंप्लीफाई एंड फोकस का। एक और एग्जांपल देता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हो ये फ़ोटोग्राफ में हमारा सब्जेक्ट तो फोकस में है, लेकिन जो हमारा बैकग्राउंड है ना वो भी सब्जेक्ट के कलर से मैच करता है, यानी ग्रीन, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे हमने एक अपना एंगल चेंज किया और स्काई की तरफ हमारे सब्जेक्ट को रखा, यानी जो बैकग्राउंड है वो स्काई का है और देन हमने अपने सब्जेक्ट को फोकस में रखा। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों फोटोग्राफ्स में कितना डिफरेंस आ गया। सेम यहाँ पे आप एक बच्चा देख रहे हो जो कि अपने घर में अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है। अब पहली फ़ोटोग्राफ में आप देख सकते हो कि बहुत कुछ बैकग्राउंड में है जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी हम इस बच्चे की स्माइल के अलावा भी बहुत कुछ बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, यानी हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल भी फोकस में नहीं है और देखने वाले को समझ नहीं आ रहा है कि फ़ोटोग्राफ़र क्या दिखाना चाहता है। आप यहाँ पे देखो कि थोड़ा सा जूम करके हमने फ़ोटोग्राफ ली है और यहाँ पे हमने शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज़ किया है, जिससे हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो गया है। तो अब हमें पता है कि सारा फोकस हमारा इस बेबी पे है और हमें फ़ोटोग्राफ़र यही दिखाना चाहता है। तो आप देख रहे हो कि सिंप्लीफाई, अपने फ़ोटोग्राफ्स को ज़्यादा सिंपल करना और साथ ही अच्छी फ़ोटोग्राफ लेना, अपने सब्जेक्ट को फोकस में रखना कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी लाइन्स या फ्रेम्स होती हैं, हम उनकी हेल्प से किस तरह से अपने फ़ोटोग्राफ को कंपोज कर सकते हैं। तो आप जो ये फ़ोटोग्राफ देख रहे हो ये मैंने क्लिक की थी, मरीन ड्राइव की फ़ोटोग्राफ है जो मुंबई का बहुत फेमस एरिया है। तो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से फ़ोटोग्राफ को फ्रेम किया है। आप एक लाइन देख सकते हो जो जहाँ पे हमारे पास बैठने की जगह है मरीन ड्राइव पे, मैंने उसकी एक लाइन को एज अ लाइन यूज़ किया है। सेकंड, जो हमारे पास ये स्टोन्स होते हैं उसकी एक और लाइन को मैंने वर्चुअल लाइन इमेजिन करके उस तरह से ये फ़ोटोग्राफ कंपोज किया है। नंबर 3, जो हमारी वेव्स हैं, जो हमारे बीच पे वेव्स आ रही हैं
उसको मैंने एज अ लाइन अपने माइंड में इमेजिन किया है और फ़ोटो को कंपोज किया है। और नंबर 4 जो हमारी स्काई लाइन है, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, उसको एज अ स्ट्रेट लाइन इमेजिन करके इस फोटोग्राफ को कंपोज किया। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से जो हमारे पास नेचुरल लाइंस हैं उसको माइंड में सोच के हम फ़ोटोज़ को अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ। समटाइम्स क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है हमारे बाकी के फ्रेम के अकॉर्डिंग, बट अगर हम उसको अच्छे से प्लेस करें ना तो हम एक अच्छी फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि जो मेरा सब्जेक्ट है इसको मैंने वहाँ पे प्लेस किया है जहाँ पे सारा फोकस उस सब्जेक्ट की तरफ है। तो कोई भी अगर इस फोटोग्राफ को देखेगा उसको पता होगा कि ये वॉल्स बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और ये कोई फोर्ट है और ये उस फोर्ट का गेट है जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट खड़ा है। तो अब देख रहे हो कि किस तरह से मैंने ये भी दिखा दिया कि वो फोर्ट बहुत ज़्यादा ह्यूज है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और साथ ही हमारा सब्जेक्ट कितना टाइनी है, बट फिर भी लोगों का फोकस हमारे सब्जेक्ट पे है। एक और एग्जांपल देता हूँ। ये तो आप सबको पता होगा, ये ताजमहल है। अब ये फ़ोटोग्राफ आपने बहुत ज़्यादा जगह देखी है। हर कोई फ़ोटोग्राफ़र कोशिश करता है कि वो ताज की एक ऐसी फ़ोटो ले सके, लेकिन क्या चीज़ है जो इस फ़ोटोग्राफ को इतना स्पेशल बनाती है, मैं आपको बताता हूँ। आप लाइंस देख रहे हो यहाँ पे कि किस तरह से जो हमारा फाउंटेन वाला एरिया है वो आगे तक जा रहा है। जिसने भी ये सोचा है उसको पता है कि जब आप इसकी फ़ोटोग्राफ लोगे तो ये हमारी लीडिंग लाइंस की तरह काम करेंगी। अब आप एक और चीज़ देखो, इस फोटोग्राफ में एक और बहुत स्पेशल चीज़ है जो है सिमेट्री। अब आपको समझ आ रहा है इस फोटोग्राफ के बारे में कि इसको क्या चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाती है। आप देख रहे हो यहाँ पे ताज की जो रिफ्लेक्शन आ रही है वो सेम ताज जैसी है और ये इसको एक डायमंड की शेप दे रहा है। और यही स्पेशल बात है इस फोटोग्राफ की कि आप किस तरह से शेप्स को, लाइंस को अपने माइंड में इमेजिन करके जो कि वहाँ पे हैं, अवेलेबल हैं, उनको सोच के अपनी फ़ोटो को कंपोज कर सकते हो। आप इसकी प्रैक्टिस करो, इससे आपकी फ़ोटोग्राफी गेम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। अब जो हमारा 5th पॉइंट है वो आता है व्यू पॉइंट। अब व्यू पॉइंट में हम यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स को यूज़ कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट की फ़ोटोग्राफ लेने के लिए। यहाँ पे हमारे पास जो ये सबसे एरियल व्यू होता है, उसके बाद हमारे पास हाई एंगल आता है, देन एक आई लेवल आता है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं आपको बोलूँगा कि आप आई लेवल को अवॉइड करो, क्योंकि हम पूरी लाइफ अपनी आइज़ के थ्रू एक आई लेवल पे ही हर एक चीज़ देखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन सा व्यू पॉइंट है, तो आई लेवल को हमेशा ही अवॉइड करो अपनी फ़ोटोज़ में। आप हाई एंगल के लिए जा सकते हो, अगर आपके पास ड्रोन है तो आप एरियल व्यू के लिए जा सकते हो, वरना लो एंगल या फिर वॉर्म्स आई लेवल तो बहुत ही ज़्यादा नीचे से आप फ़ोटोग्राफ क्लिक करते हो, उसमें आपका सब्जेक्ट काफ़ी ही ह्यूज लगता है। अब आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, ये नॉर्मल आई पॉइंट से फ़ोटोग्राफ ली हुई है ट्रीज़ की, और सेम चीज़ अगर मैं अपना व्यू पॉइंट चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हो कि अगर मैं थोड़ा सा लो एंगल से फ़ोटोग्राफ करता हूँ तो यहाँ पे साफ ट्रीज़ की हाइट का पता लग रहा है और फ़ोटो भी काफ़ी अपीलिंग दिखाई दे रही है। तो अब आपने देख लिया कि हमारा व्यू पॉइंट हमारी फ़ोटोग्राफी के कंपोजिशन पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। सो बेसिकली सिर्फ आई लेवल पर ही नहीं, फ़ोटो को डिफरेंट एंगल्स पे क्लिक करना हमें आना चाहिए। ये जो कंपोजिशन रूल्स और टेक्निक्स होती हैं ना यार, ये बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं। रूल ऑफ थर्ड कि आपको अपने फ्रेम को किस तरह से सेट करना है, किस तरह से आपको नेगेटिव स्पेस को कम से कम रखना है अपनी फ़ोटोज़ में, आप अपना व्यू पॉइंट चेंज करो। ये जो मैंने टेक्निक्स आपको बताई हैं ना यार, ये बहुत बेसिक टेक्निक्स हैं, पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आप अभी अपना कैमरा लेके जाओ, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करो और जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं उनको फॉलो करो, आप खुद अपनी फ़ोटोग्राफी में चेंज देखोगे। और हाँ, जो आप फ़ोटोज़ खींच रहे हो, जो आप फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो, उसे मेरे इंस्टाग्राम पे @himank_creations उस पर टैग करना मत भूलना, और एक हैशटैग भी यूज़ करना हिमांक क्रिएशंस, ताकि मैं आपकी फ़ोटोज़ को मॉनिटर कर सकूं और आपको बता सकूं कि आप उसमें और क्या इम्प्रूव कर सकते हो। तो जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा वो होगा शटर स्पीड के बारे में, यानी जो हमारा एक्सपोजर ट्रायंगल होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट हमारा शटर स्पीड। तो चैप्टर नंबर 4 पे हम शटर स्पीड के बारे में पढ़ेंगे और मैनुअल मोड के एक स्टेप और क्लोज आ जाएंगे।
तो तब तक के लिए बाहर जाओ, फोटोज़ की प्रैक्टिस करो, मुझे टैग भी करो। मिलते हैं हम चैप्टर 4 में।